गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SVIC एजुकेशनल ग्रुप क्लास 11th। ये आपका दूसरा अध्याय 10 शुरू होने जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में चैप्टर्स को चाहे जैसे दिया हो, लेकिन टीचर को अपने पढ़ाने का सिस्टम होता है। जैसे टीचर वहाँ से पढ़ाता है जहाँ से आपकी बेसिक नॉलेज के साथ साथ अगला चैप्टर भी तैयार हो सके। जैसे आपके बायोलॉजी में सबसे अहम होता है सेल, कोशिका। कोशिका के बाद कोशिका जुड़ी, जैसे ऊतक हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, वो सब पहले पढ़ा दिया जाए, बेस मजबूत कर दिया जाए, तब उसके बाद आगे के चैप्टर समझ में आते हैं। ये मेरा अपना खुद का व्यू है, बाकी लोगों का अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। राइटर्स अपने दिमाग से, अपने क्षमता से किताब लिखता है। फिलहाल आइए बात करते हैं। कोशिका हम पढ़ चुके हैं। अब कोशिका को हम जो चैप्टर था आपका अध्याय 8 के बाद अध्याय 9 जैव अणु है, जिसे मैंने छोड़ा है। वो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का कॉमन चैप्टर है, जिसको मैं आपको इत्मीनान से पढ़ाऊँगा। वो ज़्यादा आपको समझ में भी अभी नहीं आएगा, थोड़ा आप लोग केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको मैं पढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन व कोशिका चक्र। ये आप देख सकते हैं, लिखा है कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस क्लास का, जिसमें से हम मुख्य रूप से कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। ये कोशिका चक्र जो है, ये होता क्या है? दरअसल जो कोशिका विभाजन हमें पढ़ना है, पहले हम ये समझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसमें होता क्या, इस चैप्टर में होगा क्या। तो जानिए, कोशिका विभाजन यानी कि एक कोशिका से जब दो कोशिका बन जाएगी, प्राकृतिक रूप से विभिन्न चरणों से गुजरते हुए, जैव रासायनिक क्रिया करते हुए जब एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी तो वही कोशिका विभाजन होगी। ठीक। और कोशिका चक्र क्या है? कोशिका चक्र, आप चक्र के बारे में इसके पहले क्लासेज में पढ़े होंगे। नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, तमाम चक्र आते हैं। यानी कि जिस स्थान से एक निकाय शुरू होता है, फिर उसी स्थान पर पहुंच जाना। या यूँ समझ लीजिए कि आप जो है, हमारी पीढ़ी, हम मानव हैं तो मानव को जन्म देते हैं, फिर जो है नेक्स्ट हमारी पीढ़ी आती है, तो यह चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार से एक कोशिका से अगली कोशिका बन जाती है, दो कोशिका बनती है, तो ये दो कोशिकाएं और भी कोशिका बनाती हैं। तो इसमें तमाम चरण आते हैं, वही कोशिका चक्र है। ठीक है। तो यहाँ पर कोशिका चक्र के बारे में आपको बताएंगे। तो चले जाने, कोशिका चक्र में क्या होता है। कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो संतत कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका चक्र कहलाता है। यानी कोशिका में जो जीनोम होता है, जीनोम मतलब जो DNA होता है, सीधा सीधा बात करें, जीनोम को DNA कह दें, उसका द्विगुणन होगा। ठीक है। द्विगुणन मतलब अपने समान, दो संख्या में भी दुगुना और अपने समान ही DNA का बन जाना। ठीक है। तो कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन तथा अन्य संघटकों का संश्लेषण तत्पश्चात, यानी कि यूँ आप समझिए कि एक कोशिका जो होती है वो क्या करती है, अपने आप को पहले तैयार करती है विभाजित होने के लिए। ठीक है। तो विभाजित होने के लिए जो तमाम बातें आ रही वो विभाजन में होता, विभाजित होने के लिए तैयार होने में क्या करना पड़ेगा, जीनोम का द्विगुणन करना पड़ेगा। अन्य संघटकों का संश्लेषण, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए जो मुख्य पदार्थ हैं और मुख्य क्रियाएं हैं, उसके लिए अपने आप को ये तैयार करती है। ठीक है। और उसके बाद क्या करती है, जब पूरी रूप से कोशिका विकास वृद्धि करके तैयार हो जाती है, फिर अपने आप को विभाजित कर देती है। यह टोटल प्रोसेस क्या है, कोशिका चक्र है, सेल साइकिल है। ठीक है। तो चलिए, कोशिका चक्र जो है कि विभिन्न प्रावस्थाएं जो होती हैं, कोशिका चक्र में विभिन्न प्रावस्थाएं आती हैं। यहाँ देखिए लिखा है, कोशिका चक्र में विभिन्न प्रावस्थाएं जो होती हैं, उसके बारे में वर्णन सबसे पहले हावर्ड और पीली नामक दो वैज्ञानिक 1953 में उन्होंने किया था। जो कोशिका चक्र है, जिसमें जो चरण आते हैं, जैसे वो चरण यहीं पर आप देख भी रहे, लिखा हुआ भी है। इंटरफेज एक चरण आएगा, पहला चरण आएगा इंटरफेज या अंतरावस्था, दूसरा आएगा एम प्रावस्था या इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है। तो ये दो प्रावस्थाएं आएंगी, इसमें कौन सी घटनाएं घटेंगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इंटरफेस के बारे में जानते हैं। चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुल मिला जुला कर क्या है इसमें कोशिका चक्र में, कि कोशिका अपने आप को तैयार करेगी और एक कोशिका से दो कोशिका बना देगी।
तो इसमें ये सब करने में कितने चरण आते हैं, इसका वर्णन सबसे पहले हार्वर्ड और पीली नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, तो इसमें 2 चरण मुख्य रूप से आ रहे हैं, इंटरफेज अंतरावस्था और एम प्रावस्था या समसूत्री विभाजन। तो पहली बात करें हम इंटरफेज की, अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से इसमें, तो इंटरफेज में होता क्या है कि इसमें 3 प्रावस्था आती है। इंटरफेज में आपको पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि कोशिका अपने आप को तैयार कर लेती है। इंटरफेज का मतलब होता है कोशिका अपने आप को तैयार करती है, किस लिए? विभाजन करने के लिए। ठीक है, लेकिन तैयार करने में 3 काम करना पड़ता है, उससे 3 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि वो 3 स्टेप्स क्या हैं, G1 प्रावस्था, S प्रावस्था और G2 प्रावस्था। ये 3 फेज आएंगे, 3 प्रावस्थाएं आएंगी। तो इन प्रावस्थाओं को करते हुए इंटरफेज कंप्लीट होगा, यानी कोशिका अपने आप को तैयार कर लेगी। चलिए, G1 प्रावस्था में क्या होता है, कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है। ठीक है, यानी कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होगी, यानी कि अपने आप को जो एनर्जी रखना होगा, जो आवश्यक पदार्थ रखना होगा, वो तैयार कर लेगी एवं लगातार वृद्धि करेगी, यानी कि कोशिका अपने आप को एक तरह से युवा रूप में आना चाहती है, वो तैयार हो जाती है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके बाद जब वो तैयार कर लेगी उसके बाद क्या होगा, यस प्रावस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावस्था होती है, इसको हम संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रावस्था है, यस प्रावस्था। तो इसको देखें, इसमें क्या होता है कि जब ये अपने आप को इस लगातार वृद्धि और विकास करके तैयार हो चुकी है, तो होता क्या, डीएनए का निर्माण, इसमें इसी प्रावस्था में डीएनए का निर्माण होती है एवं इसकी प्रतिकृति होती है, यानी कि डीएनए की तरह डीएनए बनता है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। जब डीएनए की तरह डीएनए बनेगा तो उसी से ही बनता है, डीएनए से ही बनता है, तो निश्चित रूप से उसकी फोटोकॉपी है और उसी से उसी बन रहा है, तो 1 से 2 हुई, यानी कि दुगना हो जाती है। तो एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, इससे जुड़ी एक बात बता दूँ कि डीएनए तो दुगनी हो ही जाती है, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे नोटेशन कुछ लिखा है, नोट लिखा है। यहाँ सेकंड नोट को जरा गौर करें। यहाँ ये दिमाग में रखेंगे कि गुणसूत्र में डीएनए तो होता है, लेकिन यहाँ मात्रा डीएनए की दुगनी हो रही है, न कि गुणसूत्र की। यहाँ लिखा है प्राणी कोशिका में यस प्रावस्था के दौरान, 1 मिनट, सॉरी, फर्स्ट नोट को देखना है। यस प्रावस्था में डीएनए दुगना होता है, परंतु गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखे रहिएगा कि डीएनए दुगना होता है, गुणसूत्र में डीएनए होता है, लेकिन गुणसूत्र उतना ही रहता है। जैसे 2n, अगर जैसे मान लिया 23 जोड़ी है या संख्या में 46 है, तो 46 ही रहेगी। ठीक है, और G2 प्रावस्था में क्या होता है, सूत्री विभाजन हेतु प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी ये इस स्टेप की तरफ हम चलने वाले हैं, जिसमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस इंटरफेज की जो थर्ड अवस्था है, G2 प्रावस्था, उसमें इसके लिए यह प्रोटीन बनाती है ताकि यह क्रिया जो है इस आसानी से हो सके, इसको कोई पदार्थ ढूंढना ना पड़े। तो तीनों प्रावस्थाओं का उद्देश्य एक ही होता है कि कोशिका अपने आप को तैयार करती है, किस लिए, विभाजन के लिए। ठीक, तो इतनी बातें थी। अब हम यहाँ पर जो थोड़ा सा नोटेशन दिए, जरा नोटेशन को गौर करें, जो आप यहाँ पर नोटेशन देख रहे हैं। देखिए, पहली नोट की तो बात हो गई है। दूसरी बात करें, प्राणी कोशिका में यस प्रावस्था में, इसमें जिसमें डीएनए बन रहा था, प्राणी कोशिका में एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ करता है, यानी कि मान लिया यह है, क्या है, कोशिका है, यह उसका केंद्रक है और उसमें गुणसूत्र होगा। उस गुणसूत्र में डीएनए जो होता है, जैसे ही अपना प्रतिकृति बनाना शुरू करता है, यानी अपना फोटोकॉपी बनाना शुरू करता है, तो प्राणी कोशिका में केंद्रक के पास पाई जाती है क्या, तारक केंद्र। क्या पाई, देखिए यहाँ पर ये लिखा है तारक केंद्र, तारक केंद्र पाई जाती है। तो यह तारक केंद्र जैसे ही इसमें डीएनए अपना प्रतिकृतिकरण करता है, वैसे यहाँ पर तारक केंद्र भी अपना प्रतिकृतिकरण करना शुरू कर देता है। और ये होता कहाँ है, कोशिका द्रव्य में। यहाँ पर देखिए लिखा है कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है, किसका, तारक केंद्र का। कब, जब केंद्रक में डीएनए का प्रतिकृतिकरण शुरू होता है तब। थर्ड नोट की बात करें, कुछ कोशिकाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कोशिकाएं जीवन प्रावस्था से निकलकर, यानी कि ये काम हो जाता है, उपापचय और वृद्धि कर लेती है कोशिका, तो जीवन प्रावस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, यानी कि क्या होगा, विभाजन नहीं करती है, यह काम तो कर लेती है
लेकिन ये सारा काम वाम कुछ नहीं करती है। इसे हम G0 प्रावस्था, वेरी इंपॉर्टेंट, या शांत प्रावस्था कहते हैं। या आप अपनी भाषा में सीधे समझिए कि ऐसी कोशिकाएं जो जीवन प्रावस्था को ही करती हैं, यानी कि अपना विकास वृद्धि तो कर लेती हैं लेकिन विभाजन नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसी इस प्रकार की कोशिका कि इस प्रावस्था को हम G0 प्रावस्था या शांत प्रावस्था कहते हैं। चलिए एक चीज़ और मैं आपको चलते चलते दिखा दूं। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, यहाँ पर लिख देना चाहिए मुझे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा देखें कि अब ये थोड़ी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे स्ट्रासबर्गर, वही स्ट्रासबर्गर जिन्होंने गुणसूत्र की खोज किया था 1870 में, इन्होंने सबसे पहले पादप कोशिका विभाजन तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में न होती है, तो पादप कोशिका में विभाजन का वर्णन स्ट्रासबर्गर ने किया था, जबकि प्राणियों की कोशिका में विभाजन का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था 1882 में। ठीक है, और ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात, फ्लेमिंग ने ही क्या किया था? जिन्होंने प्राणी कोशिका विभाजन का वर्णन किया था सबसे पहले, उन्होंने मिटोसिस वर्ड का भी प्रयोग किया था, यानी कि जो हम लोग समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे उसमें मिटोसिस वर्ड का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था, जबकि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन वाले शब्द का प्रयोग फार्मर एवं मूरे, दो वैज्ञानिक फार्मर और मूरे 1953 में सबसे पहले मियोसिस वर्ड का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो ये मेरा छोटा वीडियो है। इसके बाद का वीडियो लगभग आधे घंटे का जाएगा, और हर वीडियो प्रयास करूँगा आधे घंटे का जाएगा, क्योंकि छोटा वीडियो इंटरमीडिएट का मतलब छोटा वीडियो नहीं होता है। लेकिन ये आपका स्टार्ट है, पहला पार्ट है, इसलिए वीडियो का इस चैप्टर का पहला पार्ट है, पहला वीडियो है मैं दे रहा हूँ, ताकि आप इसमें रुचि रखें। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है क्वेश्चन करें फ़ोन से अथवा जो है चैट करके। ठीक है, थैंक यू।